दोस्तों, मार्च 2026 एक ऐसा वक्त जब पूरे इंडिया में अचानक एक अजीब सा क्योस फैल गया। ये सिर्फ आम गैस की किल्लत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स और हमारी इंतहाई कमजोर सप्लाई चेन की एक ऐसी कहानी छुपी थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आज के इस तज्जिये में हम इस बहरान की तह तक जाएंगे। आज के इस डीप डाइव में हम बहरान के इन्हीं पहलुओं को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जमीनी हकाइक से शुरू करके इसके पीछे की ग्लोबल पॉलिटिक्स, सरकारी बयानात, हमारे रिजर्व्स की कमी और आगे आने वाले वक्त के मनाजिर पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ग्राउंड रियलिटी से कि आखिर जमीन पर हो क्या रहा था। ये सब सिर्फ नंबर्स या डेटा की गेम नहीं थी। इस बहरान की एक बहुत बड़ी और बहुत दर्दनाक इंसानी कीमत चुकानी पड़ी। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, हर जगह लोग घंटों लाइनों में खड़े थे। 13 मार्च को पंजाब में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आया, जहां 6-7 साला भूषण कुमार मित्तल, जो एक सिलेंडर के लिए लंबी लाइन में खड़े थे, उन्हें फेटल कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी वहीं जान चली गई। और इस किल्लत का असर पूरे सिस्टम पर पड़ा। सोचिए, मुंबई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट्स अचानक बंद हो गए। स्विगी और जोमैटो पर फूड डिलीवरी ऑर्डर्स आधी से भी कम रह गए। बुकिंग सिस्टम्स लोड नहीं उठा सके और पूरी तरह क्रैश कर गए। यहां तक कि देहरादून और महाराजगंज में गैस सिलेंडर्स चोरी होने की खबरें आने लगी। हालात वाकई बेकाबू हो रहे थे। लेकिन आखिर एक झटके में ये सब हुआ कैसे? चलिए इसकी जियोपॉलिटिक्स और रूट कॉजेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दरअसल इंडिया हर साल लगभग 3.1 करोड़ मेट्रिक टन्स एलपीजी इस्तेमाल करता है। अब इसमें से 40% तो मुल्क के अंदर पैदा होता है, लेकिन बाकी 60% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और हमारा इन्हिसार इस इंपोर्टेड गैस पर बहुत ज़्यादा है। और यहां आती है सबसे हैरानकुन बात। इस 60% इंपोर्टेड गैस का 90% हिस्सा सिर्फ एक अकेले रास्ते से गुजरता है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये ईरान और ओमान के बीच एक पतला सा समुद्री रास्ता है जिसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। फिर हुआ कुछ यूं कि डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमेरिका और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। जवाब में ईरान ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खेला और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। नतीजा, इंडिया की आधी से ज्यादा एलपीजी सप्लाई फौरन कट गई। सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बॉटलनेक बंद होने से पूरे मुल्क में हलचल मच गई। ऐसे में सरकारी दावे और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दिया। एक तरफ हुकूमती सतह पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सबको मुतमईन कर रहे थे कि गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है और ये सब सिर्फ पैनिक बाइंग यानी घबराहट की वजह से हो रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे राशनिंग शुरू हो चुकी थी। चुपचाप डोमेस्टिक सिलेंडर पर 7 रुपए और कमर्शियल पर 115 रुपए बढ़ा दिए गए। शहरों में बुकिंग गैप 25 दिन और गाँव में 45 दिन कर दिया गया। कमर्शियल सप्लाई पर भी सख्त पाबंदियां लग गईं। और जहां सप्लाई की कमी होती है वहां ब्लैक मार्केट तुरंत एक्टिव हो जाती है। जो डोमेस्टिक सिलेंडर सरकारी रेट पर 900 रुपए का होना चाहिए था, वो ब्लैक मार्केट में 2 से 3 हज़ार रुपए में बिकने लगा। कमर्शियल सिलेंडर्स की बात करें तो बेंगलुरु जैसे शहरों में कीमत 6,000 रुपए तक पहुंच गई। ये खुलेआम एक्सप्लॉयटेशन था। यहां से ज़हन में एक सवाल आता है, क्या इमरजेंसीज के लिए हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं थे? जवाब सुनकर शायद हैरत हो। इंडिया के पास विशाखापट्टनम और बेंगलुरु की अंडरग्राउंड केव्स में जो टोटल रिजर्व्स थे, उनकी कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 1.4 लाख टन्स थी। अब इस 1.4 लाख टन्स को पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। 1.4 बिलियन लोगों की आबादी के लिए ये रिजर्व दरअसल 48 घंटे यानी 2 दिन की कंजम्पशन के लिए भी पूरा नहीं पड़ता। आमतौर पर सप्लाई चेन में 18 दिन का रनिंग स्टॉक होता है, लेकिन रियल टाइम इंपोर्ट्स रुकते ही मुल्क का बफर बिल्कुल जीरो पर आ गया। इस बात पर नाकिदीन यानी क्रिटिक्स का सख्त मौकिफ सामने आया। उनका मानना था कि ये एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर था। उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम्स आईं, एलपीजी की डिमांड मुसलसल बढ़ी, लेकिन ना तो इंपोर्ट सोर्सेस को वक्त पर डाइवर्सिफाई किया गया और ना ही काफ़ी रिजर्व्स बनाए गए। तो अब आगे क्या? इस बहरान के ख़त्म होने के सिनेरियोज और टाइमलाइंस क्या हो सकती हैं? हल निकालने के 4 मुमकिन रास्ते हैं, पर हर एक में बड़ी रुकावटें हैं। पहला, सीज फायर। लेकिन ईरान के नए हार्डलाइनर लीडर मुज्तबा खामेनेई ने मिडल ईस्ट में यूएस बेसिस बंद करने की शर्त रख दी है। दूसरा, स्ट्रेट का खुलना, जो फिलहाल माइंस बिछी होने की वजह से मुश्किल है। तीसरा, अल्टरनेटिव सप्लाई, जो उतनी काफ़ी नहीं। और चौथा, ये कि इंडिया को अभी हर एक शिप गुजारने के लिए ईरान के साथ इंडिविजुअली नेगोशिएट करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी कोई आम इजाज़त या ब्लैंकेट एग्रीमेंट नहीं मिली है। हमने खबरों में ये ज़रूर सुना होगा कि अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा और रशिया से इमरजेंसी सप्लाईज आ रही हैं,
लेकिन हकीकत यह है कि नंदा देवी या शिवालिक जैसे जो इमरजेंसी जहाज़ वहाँ से आ रहे हैं, उनमें से हर एक जहाज़ से पूरे मुल्क के लिए सिर्फ एक दिन की सप्लाई मिलती है। ये इंपोर्ट्स इतने बड़े डेफिसिट का कोई मुकम्मल हल नहीं है। तो रियलिस्टिक टाइमलाइन क्या हुई? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पूरे बहरान को थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होने में भी कम से कम 4 से 8 हफ्ते ज़रूर लगेंगे। आखिर में इस बहरान का शहरी और देही इलाकों पर क्या असर हुआ और लोग इससे कैसे निपट रहे हैं? कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस जो मुख्तलिफ रिपोर्ट से सामने आई हैं। अगर बिजली लगातार आती है तो इंडक्शन कुकर्स एक बेहतर मुतबादिल हैं। जहां अवेलेबल हो, पाइप नेचुरल गैस यानी PNG पर शिफ्ट करना समझदारी है, क्योंकि इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं। पैनिक में आकर सिलेंडर जमा करने से गुरेज करना चाहिए। और अगर कोई ब्लैक मार्केट में सिलेंडर बेचता दिखे तो 1800-11-4000 पर नेशनल हेल्पलाइन को ज़रूर रिपोर्ट करें, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत एक संगीन जुर्म है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इस क्राइसिस का सबसे दर्दनाक हिस्सा देहाती इलाकों ने झेला है। गांव में बिजली नाकाबिले एतमाद होने की वजह से इंडक्शन कुकर्स बेकार साबित होते हैं। वहां की खवातीन एक बार फिर उन्हीं धुएं से भरे मिट्टी के चूल्हों और बायोमास पर आने के लिए मजबूर हो गई हैं, जिनसे उन्हें इतनी मेहनत के बाद आज़ादी दिलाई गई थी। आज इस तजिए के आखिर में एक गहरा सवाल गौर करने लायक है। जब दुनिया के किसी और हिस्से में पैदा होने वाले बहरान का सबसे बड़ा बोझ मुल्क के सबसे कमज़ोर आम लोगों को चुकाना पड़ता है, तो आखिर एक कौम कैसे अपने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे आलमी झटकों से वाकई महफूज बना सकती है? ये वही पॉइंट है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।